तरीका आपको क्या अपनाना है कि इस बार वर्दी आप अपने नाम कर ले। देखो, कट थ्रोट कंपटीशन तो हो गया, ऑब्वियसली बात है। अब इतने सारे संसाधन अवेलेबल हो गए, हर कोई आपको गाइड कर रहा है, हर कोई आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद एवरीवन, वर्दी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इस बार अपनी वर्दी नाम करें। और उस दिन आप ये चीज़ याद रखेंगे कि हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी और उसका जो है मैंने प्रॉपर निचोड़ या कंक्लूजन मैंने अपने ऊपर अपनाया था। देखिए, दिल्ली में लगभग 209 थाने हैं, जिनमें से 185 थानों का ब्यौरा किया गया। तो 20 से 25 हज़ार पुलिसकर्मी ही वहाँ पर तैनात है। इट मीन्स पूरी इतनी बड़ी दिल्ली को संभालने के लिए और अभी अधिक पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। ऐसे में अखबार में ये चीज़ सामने आई है, वैसे भी ऑलरेडी अनाउंस्ड थी, पर अब प्रॉपर ऑथेंटिक वे में आपको ये चीज़ सामने आई है कि दिल्ली में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पद पर 8,000 पदों पर वैकेंसी जो है वो फुलफिल होगी। अब देखो, ये चीज़ तो पहले से ही क्लियर थी, क्या इसमें कोई स्पेसिफिक या कोई नई बात है? हाँ, इसमें नई बात सिर्फ यही है कि कुछ लोग केवल आपको भ्रमित करने के लिए एक टाइम पर तो आपकी वैकेंसी ही ख़त्म कर रहे थे, आपका सिलेबस ही चेंज कर रहे थे, और एक टाइम पे जब उससे काम नहीं चला तो बिना किसी सॉलिड प्रूफ के उन्होंने आपकी वैकेंसी ही इंक्रीज़ कर दी। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक कहें तो सॉलिड प्रूफ है कि देखो भाई साहब, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। मैंने आपको बीच बीच में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी भी थी कि जब डिपार्टमेंट ऑलरेडी आपको बता चुका है कि हम कांस्टेबल के इतने पद, हेड कांस्टेबल के इतने, मिनिस्ट्रियल के इतने और सब इंस्पेक्टर के इतने पद रिलीज़ करेंगे, तो उसके बाद में भ्रमित क्यों होना। और थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपने आप में भी रखिए कि जब डिपार्टमेंट बार बार ये चीज़ बता रहा है कि हम आपके इतने इतने पद रिलीज़ करेंगे और अब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगा, इतना 6 महीने में 8 महीने में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो उसी बीच अगर कोई कुछ भी कह दे तो ये सारी चीज़ें जो है सत्य नहीं होती हैं। ठीक है, ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें उसमें व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रॉपर जब तक ऑथेंटिक चैनल पर, ऑथेंटिक वेबसाइट पर कोई चीज़ न हो, तब तक आप किसी की कोई भी बात पर बिलीव नहीं करें। ठीक है, अब सीधा आते हैं पॉइंट पर। तो देखो, इस बार भाई साहब वर्दी के लिए गर्दा उड़ने वाला है। और गर्दा क्यों उड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे, बट उनको फिजिकल के लिए टाइमिंग नहीं दिया गया था। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अगर फिजिकल के लिए टाइम दिया जाता ना तो भाई साहब गर्दा उड़ता। क्यों? क्योंकि भाई 100 में से 85 नंबर आए हैं बच्चों के, और 85 नंबर आने वाला स्टूडेंट ऐसे ही तो नहीं है, अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा। कहीं ना कहीं उसने एसएससी के अदर एग्जाम दिए होंगे, तब जाके उसके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 85 नंबर आए हैं, क्योंकि जीके इसमें 50 नंबर रखता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपका कंपटीशन बढ़िया लेवल का होने वाला है इस बार। इस एग्ज़ाम में 3 टाइप के स्टूडेंट बैठेंगे। एक पहला, जो पहली ही बार तैयारी कर रहा है, यानी बिल्कुल बेसिक वाला स्टूडेंट। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है पर वो बीच में पास नहीं हो पाया। एक ऐसा स्टूडेंट जो पास हो चुका है बट केवल फिजिकल की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से। कुछ बच्चे इस बार जो है ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से भी बाहर हुए थे, कईयों को मेडिकल में भी बाहर किया गया था। तो वो तो फिर से रिवेंज लेंगे ना, वो तो रिवेंज लेंगे ना कि यार वो कैपेबिलिटी पूरी रखते हैं, तो वो फिर से अपनी नौकरी के लिए पूरे हाथ पैर मार लेंगे। तो अभी देखो, मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो जून से सितंबर के बीच भरा जाएगा। इसमें कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है, तो इन महीने में बढ़िया गर्दा उड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ नवंबर दिसंबर में आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, AWTPO और ड्राइवर की एग्ज़ाम होगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि अभी से आपके पास में 6 महीने हैं, 6 महीने यानी आज का महीना शामिल करके, अब का महीना शामिल करके 6 महीने, यानी दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम को मैं काउंट करके चलूँ तो 6 महीने हैं। 6 महीने में से भी देखें तो मोटा मोटा 4 ही महीने हैं। तो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ टिल एग्ज़ाम की तक की, आप कैसे एग्ज़ाम तक एक स्ट्रेटजी फॉलो करके इस बार अपनी वर्दी एक नाम करेंगे। पिछली बार भी मैंने आपको कम्युनिटी में वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी। इवन मैं खुद कांस्टेबल का पेपर देने गई थी उसका रिव्यू लेने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मुझसे जुड़े हुए थे उन्होंने रिव्यू प्रोवाइड करवाया था, और मैंने कम्युनिटी में आपको जिनका अभी पेपर होने वाला है उनको भी रिव्यू दिया था। तो देखो, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को हेल्प मिली थी। मैं जहाँ ड्यूटी करती थी उसके आसपास जो भी लाइब्रेरी में मुझे पता था ये बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, उनको मैं पेपर का रिव्यू बाकायदा हाथ से लिख के प्रिंट करके एक को पकड़ा के आई थी कि भाई ये चीज़ें पढ़ के चले जाओ, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ के चले जाओ, इधर घूम फिर के यही
नहीं पेपर आना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जिनका लिंक भी नहीं है इन एग्ज़ाम से, उनके भी फीमेल के 68, 65, मेल के 84, 87 तक का स्टूडेंट, मतलब मैं कहूँ तो 87 तक का एक ऐसा बच्चा जिन्होंने हमें फॉलो कर रखा था, उसके मार्क्स थे, बट उसका फिजिकल अच्छा नहीं था जिस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊँ। अगर आज से भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीरो से भी हो, भाई जब जागो तभी सवेरा, पर इतना भी लेट मत जागो कि दोपहर ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका आपको क्या अपनाना है कि इस बार वर्दी आप अपने नाम कर ले। देखो कट थ्रोट कंपटीशन तो हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सारे संसाधन अवेलेबल हो गए, हर कोई आपको गाइड कर रहा है, हर कोई आपको एक छोटी सी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी, इतने संसाधन अवेलेबल नहीं थे, कोई कुछ भी कह देता था, हम उसे भगवान मानने लग जाते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उस टाइम पे लैक ऑफ नॉलेज था, मैं मानती हूँ, उस टाइम पे इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उस टाइम पे तो हम कहें तो इतनी चीज़ें नहीं थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें से हम पिछड़े हुए थे। ठीक है, अब आप तो इतने टेक्नोलॉजी के टाइम पर आ गए, इतने सारे लोग आपको प्रोवाइड है, कुछ भी चीज़ों की आपको कहीं समस्या हो, आप कभी भी RTI लगा देते हैं, मतलब हर चीज़ आपके हाथ में क्लैरिफाई होने की संभावनाएं अब ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब सीधी मैं आपको बात करती हूँ 2000, देखो पेपर की बात करूँ, 2020 में आपका पेपर हुआ, उसके बाद 23 में पेपर हुआ, अब जो है आपका 25 में पेपर होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2020 और 23 के पेपर की कंपैरिजन करूँ तो तुलनात्मक रूप से 2020 का पेपर टफ था और 2023 का पेपर जो है इजी था। कट ऑफ भी है, वो मैंने लास्ट ईयर आपको बता दी थी। अब जो कौन सी कट ऑफ टारगेट करके चलनी है उस पर मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अभी 25 में जो पेपर है नवंबर दिसंबर, उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए सॉलिड मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। वीडियो अगर लंबी हो जाए आप इसको 1.5 या 2x जितनी आपकी कैपेसिटी उतने में देखिए और इसका बिल्कुल निचोड़ ले लेना, क्योंकि मुझे इसका कंक्लूजन बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत टाइम लग गया था। बिल्कुल सॉलिड चीज़ें मैंने बताई है। आपके एग्ज़ाम भी देखिए जो प्रीवियस 20 और 23 की, हालांकि 20 की एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न अलग था, पैटर्न इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस उसके अलग तरीके थे, और 23 का पेपर देखकर देखा ना, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। तो मैं आपको 23 के बेस पे बताऊंगी कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, इन टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, पेड से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप कर भी रहे होगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे पहले कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू हैव टू नो योर सिलेबस, और एटलीस्ट जब आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आपको जो है अपने एग्ज़ाम का पहले लेवल चेक करना है कि मेरे एग्ज़ाम का लेवल क्या है। लेवल चेक करने के लिए आप PYQ की कोई भी बुक ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम का लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या मैं उसके अंडर आ रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपके एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है, उस मेडिकल एग्ज़ाम होता है, डॉक्यूमेंट होता है, और लास्ट में आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी कि आपको प्रॉपर रूप से वर्दी पाने तक इन 5 फेज से गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला पड़ाव यही है CBT एग्ज़ाम। CBT एग्ज़ाम में अच्छे नंबर होंगे तभी कहीं जाकर हम फिजिकल के लिए अपीयर हो पाएंगे, और फिजिकल के लिए अपीयर हो पाएंगे तभी कहीं जाके मेडिकल होगा, और ये सारे प्रोसेस तो आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CBT एग्ज़ाम की। तो आप सबको पता है कि आपकी जो CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होता है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस CBT एग्ज़ाम में बेसिक से 4 रीजनिंग के टॉपिक होते हैं जो कि SSC के हर एग्ज़ाम में होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें मैथ्स जो है वो 15 नंबर की आती है, रीजनिंग जो है 25 नंबर की आती है, GK जो है 50 नंबर की होती है, और कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर की होती है। तो आपको जो है किस हिसाब से इन चारों सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देना है, कैसे पढ़ना है, यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक की हेल्प लेनी है, उन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक आप जो बुक यूज़ करते आ रहे हैं आपको केवल वही बुक यूज़ करनी है, कोई नई बुक यहाँ नहीं उठानी है। हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ ये बुक आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू लिमिटेड योर सोर्सेज। जब भी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे और ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। सोर्सेज इन द सेंस, चाहे आपके पास बुक हो तो ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक एक सब्जेक्ट की आपके पास में एक से ज़्यादा बुक है, नहीं, एक ही बुक यूज़ करो और उसी को अच्छे से 2-3 बार कर लो, इनफ है। 2 बार कर लिया तो भी बहुत ही इनफ है।
और एक ही अपना टीचर रखो, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा टीचर ले रहे हो फिर आप उन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो, तो उससे क्या है आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, एक ही टीचर रखना है, एक ही अपनी बुक रखनी है हर एक सब्जेक्ट की। फॉर्म जो है आपके जुलाई से सितंबर तक भरे जाएंगे, एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में होंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि आपके एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होंगे। अभी चल रहा है जून, फिर बचा जून भी बचा है आपके पास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि प्रॉपर 6 महीने बचे हुए। अगर आप तरीके से तैयारी करें तो जब आप अपने एग्जाम में अपेयर होंगे, चाहे नवंबर मिड में या दिसंबर फर्स्ट में, और आपके एग्जाम थोड़ा आगे भी जा सकते हैं क्योंकि कांस्टेबल के पेपर जो है लगभग 15 दिन तक जाते हैं, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट, तो आपकी 45 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, तो पेपर आपका थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। थोड़ा आगे इन द सेंस नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे और ये दिसंबर से जनवरी तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे कैसे टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। हम जो है इजी टू टफ शिफ्ट में जाएंगे, इजी टू टफ तरीके में जाएंगे कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर सबसे कम नंबर यानी 10 नंबर का आता है, तो कंप्यूटर की मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखो तरीके से आपने कंप्यूटर पढ़ लिया तो 10 में से 8 मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ मेरा स्कोर कंप्यूटर में 10 में से 7 था, क्योंकि मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर रखी थी। और जो चीज़ें जब मैंने एग्ज़ाम हुई तो हर एक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस देखा कि कैसे क्या शिफ्ट हो रही है, तो जो कुछ नई चीज़ थी मेरे लिए वो मैंने बचे हुए टाइम में कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, अब ये जो है 2023 का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस हिसाब से पेपर आया था आपका। तो MS वर्ड 365 से 4 क्वेश्चन आए थे, शॉर्टकट की से 1 क्वेश्चन, ईमेल से 1 क्वेश्चन, MS एक्सेल से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली से 2 क्वेश्चन। यानी कि हम देखें तो मेन ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब आपको तैयारी कैसे करनी है। कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, आप 60 पीरियड दे दो या 60 घंटे दे दो, इनफ है। या फिर मैं बात करती हूँ आपको, आप एक दिन का 1 घंटा भी दे दो, 2x की स्पीड से कंप्यूटर की क्लासेस देख लो। ठीक है, और नोट्स बनाना अगर आपको रिक्वायर है तो आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाना रिक्वायर नहीं है तो छोड़ो। नोट्स में भी आप क्या लिख सकते हो, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मान लो कंप्यूटर शब्दावली से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको केवल शब्द के तरीके से समझा जा सकता है और आपको शब्द का अर्थ नहीं पता, ऐसे में आप उसे लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी शॉर्टकट की जो आपको नहीं पता है वो लिख सकते हैं, और कोई ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको नहीं पता है वो आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिख सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, बुक कोई भी आपको बेसिक बुक उठा लेनी है, और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ है, कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझसे सजेशन चाहे तो मैं आपको बता सकती हूँ, लास्ट एग्जाम वाले भैया की एक ये वाली बुक है कंप्यूटर की, थोड़ी अच्छी प्रिंटेड है, इसकी भाषा भी जो है बहुत सरल है और प्रिंट इसका अच्छा है, तो काफ़ी जो है आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट की। तो यूट्यूब में आप शिवम सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अलावा प्रीति मैम की प्लेलिस्ट देखते हैं। तो देखो मेरे टाइम पे तो शिवम सर को मैं नहीं जानती थी, प्रीति मैम को जानती थी, और इनकी मुझे लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने इनकी मैक्स टू मैक्स उस टाइम इन्होंने समथिंग 82 क्लासेस या 92 समथिंग दे रखी थी, और मैंने इसमें से 82-85 क्लासेस ले ली थी। मतलब हर एक क्लास मैंने 2x पे देख के और इनका जो है लगभग कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने यहाँ से क्लास ली थी। आप यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से ले सकते। पहले आप ये देखना किस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, तो इस हिसाब से आपको कंप्यूटर की यूट्यूब प्लेलिस्ट देखकर और प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपको मान लीजिए कंप्यूटर परिचय कोई पढ़ा रहा है, तो कंप्यूटर परिचय भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी आपको कंप्यूटर की जैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हमने कंप्यूटर बनाया, सारी चीज़ें जो है बेसिक से पता चले। ठीक है, और जैसे आपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख ली, बुक जो आपके पास में है उसी टॉपिक से बुक से आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करें, और अगर बुक नहीं भी लेना चाहिए तो इसमें बुक ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, अगर यूट्यूब से अच्छे पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है। दूसरी बात, इसमें कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा इसमें पेड कोर्स नहीं खरीदना किसी के बोलने से। ठीक है, ये तो पैसे वेस्ट करने वाली चीज़ है। तरीके से पढ़ लोगे तो 10 में से 7-6 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 8-9 नंबर आप गेन कर सकते हो। ठीक है, जब आपका एग्जाम नियर हो तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपका मैराथन ले लेना है, वो इनफ है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। हाँ, और जब आपका एग्जाम आएगा तो हर शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको करवा ही दूंगी, तो इससे बेटर और क्या ही चीज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर जिससे कि आपको बहुत डर लगता है, और वो क्या है, मैथ्स। तो देखो मैथ्स के लिए बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम मैथ्स हमसे नहीं हो पाता, मैम मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है कि हम मैथ्स को स्किप करके अदर सब्जेक्ट में नंबर ला के एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो सबसे पहले जानो कि आपकी मैथ्स आती क्या है, क्या आपकी बस की बात है वो करना। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो मैथ्स है वो कैलकुलेटिव आती है। ठीक है, ईजी होती है, बट आपकी टाइम कंज्यूमिंग मैथ्स होती है।
आपकी जो मैथ्स है इसमें मैं कांस्टेबल की एग्जाम की बात कर रही हूँ, 10th बेस लेवल की होती है, उसी हिसाब से इनके क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। 10th बेस इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपके कोई थ्योरम पूछ ली गई है, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई एडवांस मैथ की कोई चीज़ पूछ ली है, आपको कोई वेक्टर नॉन वेक्टर चीज़ पूछ ली जो 11th-12th में आती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 10th बेस लेवल की आपकी मैथ होती है। दूसरी बात, तुक्के की मैथ में कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप कहीं सोचो कि मैं तुक्का लगा दूँ मेरा सही हो जाए, नहीं भाई, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी बात, मैथ्स आपकी बिल्कुल बेसिक आती है, वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बेसिक मैथ आती है। कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी 60 to 70% मैथ्स केवल उन्हीं टॉपिक से कवर हो जाएगी। बाकी 20-30%, बाकी 30-40% की जो मैथ्स है ना, वो आपको मैं अदर कोई टॉपिक होते हैं उनसे बताऊंगी, ठीक है। इतना भी आप कर लोगे तो 60 to 70% मैथ्स का एक सिलेबस जो आपने कवर कर लिया। दूसरी बात, नो एडवांस मैथ इसमें नहीं आती। दूसरी बात, एलिमिनेशन मेथड इफ़ रिक्वायर फॉर टाइम सेविंग। जब भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपकी एग्जाम CBT है, ABCD, इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकें, ठीक है। एलिमिनेशन इन द सेंस विलोपन का, कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन C उड़ाने का, कि आपने आइडिया लगाया कि भाई मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं गुणा भाग करने पर जो है एक सम संख्या आएगी, और A, B, C में जो है विषम संख्या है, तो A को उड़ा दिया, B को उड़ा दिया, C को उड़ा दिया। अब नियरेस्ट चांसेस है कि इसके जो आंसर है वो D होगा, ठीक है। जब टाइम नहीं है, टाइम बचाना है, तो ऐसे में एक बार D को आप टिक कर लेना और अपना साइड में लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको एक बार मुझे दोबारा देखना है अगर टाइम मिले तो, ठीक है, इस हिसाब से। और चौथी बात इसमें ये है कि आप अपने मैथ्स को बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बनते थे, मैं बाय ऑप्शन उठाने की कोशिश करती थी, और ऑप्शन मैं पीछे से उठाती थी, पहले D और फिर C, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये होते हैं कि ऐसे में ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट होता है। ये मैं एक आपको अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, और ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो देखो, हम बात कर रहे थे मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2023 के एग्जाम का कंक्लूजन निकाल के मैंने PYQ आपके सोल्व करे, और उस आधार पे बता रही हूँ कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो पढ़ जाओगे तो आपका 60 to 70% भाई साहब सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा ही होगा अगर आपने ये टॉपिक भी लगा लिए। अगर मान लीजिए आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इससे 4 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो आपका इससे जो है एवरेज क्लियर हो जाएगा, आपका इससे जो है परसेंटेज क्लियर कर लिया तो आपको प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है आपके टॉपिक परसेंटेज केवल करने पर ही, और उसके साथ साथ डिसऑनेस्ट टॉपिक पर, ऐसे ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं केवल एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो। देखो, मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम रहने वाला है, जो 2 से 3 नंबर का रहेगा। तो नंबर सिस्टम भी जो है ईजी होगा, पर भाई साहब टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब आपको टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। सेकंड है इसमें सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। परसेंटेज का 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा सीधा सीधा। उसके अलावा एवरेज का 1 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मान लीजिए 10 संख्याओं का औसत इतना है, 15 संख्याओं का औसत इतना है, तो 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब मेरे एग्जाम में कुछ मैं आपको आइडिया बताऊँ वो ऐसे था, 10 एग्जाम का औसत x है और 15 एग्जाम का औसत y है, तो 25 एग्जाम का औसत क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मतलब इस टाइप से कि आप दिमाग लगाओ, रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं चलती यहाँ पे। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसका 1 क्वेश्चन आएगा, और 1 क्वेश्चन इजी रहेगा, तो A एक काम को इतने दिन में, B एक काम को इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। ये टफ क्वेश्चन रहेगा आपका, तो टफ इन द सेंस वही रह सकता है कि A और B और C 3 लोग एक साथ काम करना शुरू किए, पहली बार A और B करता है, दूसरी बार B और C करता है, तीसरी बार C और A, ये तरीका हो सकता है। एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए 3 आदमी या 2 आदमी काम कर रहे हैं, और जो है अल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं, तो एक कर रहा है और दूसरा भाग जा रहा है, वो बता दिया मैंने आपको। चौथा तरीका ये होता है कि एक निश्चित टाइम के लिए A और B या C 3 लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे में एक बंदा छोड़ के भाग जाता है, बचे हुए काम को दोनों व्यक्ति या एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ये इसका तरीका मैक्स टू मैक्स हो सकता है। उसके अलावा एक टॉपिक आपका रहता है CI एंड SI। अगर आपका पेपर जो है सरल बनता है तो साधारण ब्याज पर आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर आपका थोड़ा टफ बनता है तो चक्रवर्ती ब्याज पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि चक्रवर्ती ब्याज के भी क्वेश्चन इजी होते हैं, पर भाई साहब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है इनमें। और कई बार आपका पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, तो 1 क्वेश्चन CI और 1 क्वेश्चन SI, दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मेंशुरेशन से आपका 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंशुरेशन आपका 2D 3D दोनों ही टाइप का हो सकता है। 1 क्वेश्चन 2D 1 क्वेश्चन 3D का आ जाए, हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन 3D के या फिर दोनों ही क्वेश्चन 2D के आ जाए। ये डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल या शिफ्ट का लेवल कैसा है।
उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, जिसमें डायरेक्टली मान लो साइकिल की चाल, पैदल आदमी की चाल, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आएगा जो कि इजी ही होगा, ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डिस्काउंट का किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन था और किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, यानी 0 to 1 परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो ये 2 टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर होंगे। उसके अलावा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जरूर देख कर जाना। इसकी एक क्लास जो है मैं आपको बता देती हूँ, इवन क्लासेस के जो सर है भूतेश सर, उनकी जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की एक क्लास देख जाना, मोर देन इनफ है। या फिर आप अपने गगन सर की क्वेश्चन वाली ये क्लासेस देख सकते हो, बेस्ट है। मतलब 1-2 क्लास देख लेना और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं यूट्यूब टीचर की प्लेलिस्ट की। मैथ्स में भी देखो मैं बता देती हूँ, कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सच बताऊँ ना, तरीके से अगर पढ़ो ना तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो आप 15 में से भाई साहब 10-12 नंबर आसानी से ले लोगे। ये मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक से और एक क्वेश्चन मैंने ऑप्शन चेक करते वक्त मतलब बी की जगह डी टिक कर दिया था। दिमाग में चल रहा था बी और टिक कर दिया डी, ऐसे करके मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। बाकी क्वेश्चन पेपर इजी ही था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था और ज़्यादा कुछ नहीं था। मैथ्स में यूट्यूब प्लेलिस्ट की कौन कौन से टीचर की हेल्प ले सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया इवन क्लासेस पे भूतेश सर आते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। गगन सर को सब जानते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक वाइज मान लो आपने परसेंटेज पढ़ना है तो आपने परसेंटेज सर्च किया, अब आपको सारे टीचर्स रिकमेंडेशन में आएंगे। जिस टीचर की आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, समझ में आता है, ईजी लेवल से आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको कैच कर पा रही हूँ, तो उस टीचर से आपको अपना पढ़ लेना है। मतलब फिर एक ही टीचर फॉलो करना है। सबसे पहले एक टीचर फाइंड आउट करना है कि किस टीचर की आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आदित्य रंजन सर है, ये भी इजी मतलब बेसिक मेथड से पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चों को ऐसे होता है जिनको बेसिक की जरूरत है, वो आदित्य सर से पढ़े। कुछ ऐसे हैं जो भाई सब एडवांस लेवल के बच्चे हैं, वो गगन सर से पढ़े, क्योंकि गगन सर हर किसी को नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आदित्य सर बता ही दिया, राहुल टेवटिया सर RW ये भी टॉपिक वाइज अभी भी ये करवा रहे हैं, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हो। मतलब इन्होंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा साहिल सर जो सबसे पुराने, मुझे लगता है आई थिंक मैं इनको जानती हूँ, जो सबसे पुराने टीचर हैं, वाईफाई स्टडी से पढ़ाते थे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये भी बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर भी बेसिक तरीका और एडवांस दोनों ही तरीका बता सकते हैं, तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब बुक्स की मैं बात कर लेती हूँ। बुक्स की भी सेम मैं वही बात कर रही हूँ, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ है, कोई बहुत ज़्यादा नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व पेपर आप कोई नया ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, ज़रूरत नहीं है और आपके पास में कंटेंट है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी इनफ है, ठीक है। बुक्स के लिए आप राकेश यादव सर के नोट्स वाली बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा बेसिक बुक की बात करती हूँ, RS अग्रवाल बेसिक बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होती है। पिनिकल की बुक ले सकते हैं, या फिर गगन सर की, या कोई भी टीचर ऐसी कोई बुक निकालता है जिससे लगता है कि हाँ भाई इसमें मटीरियल अच्छा है, उससे कर सकते हो। बाकी आपके पास कौन सी बुक है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। यूट्यूब टीचर से आपको टॉपिक वाइज अपने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी बुक आपके पास में है। PYQ लगाने हैं जब आपके एग्जाम पास में आ जाए, तो 2020 के और 2023 के बस इनफ है। देखो 2020 का जो पेपर है वो थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू 2023। तो पहले 23 से मतलब सरल से कठिन की ओर जाना, पहले 23 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, फिर 2020 का, ठीक है। अब सबसे लास्ट में चलते हैं हम सबसे खतरनाक आपका सब्जेक्ट यानी जीके, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जीके को आपने तरीके से पढ़ लिया तो भाई साहब 50 में से 50 तो देखो किसी के नहीं आएंगे, कोई विरले भगवान से कोई लिखवा के लाया होगा उसके आ सकते हैं। देखो मेरी नज़र में तो ये बात है। हाँ 35+ आप स्कोर कर सकते हो, 35 स्कोर कर सकते हो। मेरे जीके में 32 नंबर थे, क्योंकि एक टाइम पे जीके की जो चीज़ें हैं मेरे पास में टिप्स एंड ट्रिक्स पे थी। मतलब इतना रटने की मेरी कैपेसिटी थी ना कि भाई साहब मैं कुछ भी रट लेती थी कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, मतलब ये मेरे रटने की कैपेसिटी थी। अब तो नहीं है, खैर अब तो अलग बात है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ ली तो आप 35+ स्कोर कर लेंगे। और जीके में मान लो 50 में से आपने 32 भी कर लिए ना, वो भी इनफ है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे नंबर है, ये इतने भी नहीं बनते बच्चों के। तो देखो जीके जो है 50 नंबर की रहने वाली है। जीके में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जीके में आपके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपका करंट अफेयर की बात करती हूँ, तो देखो इन दिनों में एग्जाम में करंट अफेयर की कोई हाथ पैर वाली बात नहीं है। कोई आपको फिक्स नहीं बता सकता भाई 11 महीने का पढ़ जाओ, 13 महीने का पढ़ जाओ। एग्जामिनर का दिमाग खिसक गया, एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई 2016 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला। अब आप 2016 का डेटा थोड़ी नहीं याद कर सकते हो,
भाई वो तो आपको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, वो वाली बात हो सकती है। या फिर आप एलिमिनेशन कर सकते हो कि भाई इस आदमी को 2020 में मिला, इसको 23 में मिला, इसको 24 में मिला, तो बचा कौन, ये तो हो सकता है इसे मिला हो। तो देखो ऐसी चीज़ें जो है वो करंट अफेयर में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, और करंट अफेयर का वेटेज भी जो है अब कम हो गया। 2018 में दिल्ली पुलिस एग्जाम में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज था, जब तो 15-15, 18-18 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे थे। अब उसके अलावा साइंस एंड टेक्निक एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक क्वेश्चन आपका इसमें से देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टैटिक जीके के होते हैं, स्थिर जीके हम कहते हैं, जो फिक्स रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री को देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, तीनों टाइप की। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटी की बात करती हूँ तो 3-4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं, जिनमें आपके डायरेक्ट आर्टिकल अनुच्छेद से आते हैं, और आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आजकल हो जाती हैं सब आर्टिकल, तो आर्टिकल के साथ साथ आपको सब आर्टिकल भी पढ़ लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो ज्योग्राफी का इतना वेटेज नहीं है, पर फिर भी आपको टॉपिक वाइज ज्योग्राफी में पढ़ लेने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जैसे वो आते हैं कि ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ज्वालामुखी पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करती हूँ तो 3-4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इकोनॉमिक में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से पूछा जाता है, जिसमें जैव घटक, अजैव घटक, जैव निम्नीकरण, अनिम्नीकरण, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो, इनफ है, या फिर पीवाईक्यू लगा के देखोगे तो आइडिया हो जाएगा कि क्या एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपना जीके पढ़ना है। अभी तक आप जीके पढ़ते आ रहे हो, वेल एंड गुड है। अब कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लो मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी, तो हिस्ट्री का मैं लिख लिया मैंने अपने पास में कि भाई साहब हिस्ट्री में ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यही होता है बार बार कि आप अपना 70-80% कर लो तो भी इनफ है। सिलेबस कभी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं होगा, जब भी आप लेके बैठोगे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी छूटेगी। ठीक है, सिलेबस आपको अपनी बुक से कर लेना है या यूट्यूब के टीचर से करना है। बेसिक बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो ल्यूसेंट बेसिक बुक है, अरिहंत बेसिक बुक है, पिनेकल की बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी बुक्स होगी। आई थिंक ल्यूसेंट सबके पास है, तो ल्यूसेंट से भी आप अपना बेसिक कवर कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब जो बात करती हूँ टॉपिक वाइज कैसे क्या पढ़ना है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट 49 क्लासेस दे रखी है नवीन सर ने, तो ठीक है वहाँ से आप अपनी हिस्ट्री कर सकते हो, या फिर और कोई टीचर आपको लगे कि हाँ हिस्ट्री अच्छे से समझाता है, आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा पॉलिटी के लिए आप नवीन सर की क्लासेस देख सकते हैं, आशुतोष सर की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी भी आप अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, और आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक एक पूरी प्रॉपर क्लास है। करण सर की वीडियो है, लंबी है, मतलब 5-6 घंटे की हो गई आई थिंक, तो वो ज़रूर देख लेना आप। और वो एक साथ नहीं देखना, वो किस्तों में देखना है। मान लो आज आपने देखा कि मेरे को 1 से लेकर 50 आर्टिकल करने हैं, तो उनको अच्छे से देख लिया। अब वो चाहे 1 घंटे में हो रहा है, चाहे 2 घंटे में हो रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। और लग रहा है ना कि कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो उसको साइड में राइट डाउन कर लो। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो ज्योग्राफी आप आरुषि मैडम से पढ़ सकते हैं, अंकित चौधरी सर से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी बाय मैम। और फिर टॉपिक वाइज आपको आ जाएगा, बस 2x में देख लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1x में, 2x में, 1.5x में, वो देख लो। नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो बना लो, नहीं बनाने की ज़रूरत है तो कोई दिक्कत है। उसके अलावा हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक आप विनय सर से पढ़ सकते हो, ये भी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। देशराज सर से पढ़ सकते हो, गौरव सर से पढ़ते हो, इनफ है। स्टैटिक आप किससे कर सकते हो, स्टैटिक अपन जो एसएससी परमार है उससे कर सकते हो, नवीन सर से कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो अपने रसगुल्ले वाले सर हैं उत्कर्ष क्लासेस वाले, उनसे कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। अब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ते जाना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि देखो जीके याद नहीं होती, जीके हमेशा लिखने से याद होती है, वैसे आप भूल जाते हो, एक टाइम के लिए याद रहती है। सन 1 कितने एक बार याद करोगे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगी। ठीक है, तो चाहे पेंसिल लेके बैठो, लिखते जाओ, कुछ कुछ चीज़ें फीड हो जाएगी दिमाग में। पीडीएफ की आपको इसमें हेल्प लेनी है, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है यूट्यूब पे कहीं पे भी, उसकी ज़रूर हेल्प लेना। एक आपका साइंस में बता देती हूँ, साइंस में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो साइंस में आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, जिसमें मानव शरीर में होने वाले रंग, इसमें आपका मानव शरीर से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन की कमी से होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें आप राधिका मैम की हेल्प ले सकते हैं, राधिका मैम जो साइंस करवा रही है वो। बाकी आप मैराथन देख के भी आप अपनी साइंस इनफ कंप्लीट कर सकते हैं, इतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये तरीका बताया कि इस तरीके से आप जो है अपनी एग्ज़ाम का आज से भी देखें तो आज से भी वही है, जब जागो जब भी सवेरा, ज़्यादा लेट मत जागो, पर इस तरीके से आपने किया तो आप अपना जो है सिलेबस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग रह गया था ना आपका, तो चलो रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है वो आपका इसमें रहेगा 25 नंबर का। तो रीजनिंग में आपने तरीके से पढ़ लिया तो आपका 25 में से 22 नंबर आपके यहाँ आसानी से आ जाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। 2-3 क्वेश्चन वही रहेंगे जो टफ बनेंगे, टफ इन द सेंस आपके एग्जाम में नहीं बन पाएंगे, बन भी जाएंगे
तो तभी जब आप टाइम लगाओगे, इतना टाइम बचता नहीं है। रीजनिंग को कभी भी आपको ईगो पे नहीं लेना है कि ईगो पे लेके बैठ जाऊँ, ओहो मुझसे क्यों नहीं सोल्व हुआ, नहीं ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। रीजनिंग जो है वो आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाती है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जिसमें आपको मेहनत की जरूरत है, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे मैं फ्री फोकट के नंबर कहती हूँ, वो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। फ्री फोकट इन द सेंस इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है, इसमें आपको अपनी कीन आई साइट रखनी है, ठीक है, तब आप इसमें क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन इसमें ईजी होते हैं, पर ये होता है जब आप माउस से स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो भाई आप भूल जाते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी एग्जाम 2023 का जो पेपर था सेट, उस हिसाब से मैं बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी के उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट कोष्टक वाला आता है, तो ये भी आप जब बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तब कोष्टक वाला क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन में कुछ इस प्रकार से, जब अगर हम प्लस को भाग कर दें, भाग को गुणा कर दें, गुणा को जो है जोड़ कर दें, तो ये आगे क्या होगा, ऐसा कुछ ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं जिसे हम कहते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्लोलिज्म का न्याय निगम, इसका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाइस का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनकी आपको बार बार और अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी। इतों की भी प्रैक्टिस कर लोगे भाई साहब, आपका यहाँ पर 60-70% सिलेबस इसी में से आएगा, क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा, इससे बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। अब नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको मैं कह रही हूँ, इसमें बढ़िया प्रैक्टिस ही मांगती है और कुछ भी नहीं। और एग्जाम में अगर आप एक्टिव भी रहोगे तो भी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। मिरर एंड वाटर इमेज के 2 क्वेश्चन, कंप्लीट द फिगर के 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखो 23 का पेपर लगा के देखोगे तो उसमें आपको दिख समझ आएगा कि भाई साहब कंप्लीट फिगर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एमडेड फिगर का 1 क्वेश्चन, फिगर क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन। अब ये क्लासिफिकेशन मान लो बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी अलग से एक वीडियो, या फिर मैं खुद आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या खुद आपको तरीका बताऊंगी कि फिगर क्लासिफिकेशन कैसे सोल्व करते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके अलावा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काउंटिंग फिंगर का। कुछ एग्जाम में 0 मतलब नहीं पूछा गया है, कुछ एग्जाम में 1 मतलब आपके एग्जाम के कुछ शिफ्ट में 0 और कुछ शिफ्ट में 1, मतलब ये मेन आपका रीजनिंग का यहाँ पर सब्जेक्ट टॉपिक रहता है। और आपको आई थिंक इसमें समझ भी आ गया होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे 7-8 क्वेश्चन आ गए, 7-8 में से 5 क्वेश्चन आपके मिरर एंड वाटर इमेज से आ गए, अब 2 क्वेश्चन इसको कहीं ना कहीं इधर उधर से सेट करने हैं, तो मेन ये टॉपिक थे, इन्हीं में से घुमा फिरा के 7-8 क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी वर्बल रीजनिंग में इन टॉपिक की प्रैक्टिस बढ़िया कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हूँ यूट्यूब से या बुक से कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। तो बुक कोई भी आप बेसिक बुक ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है बुक लो, यूट्यूब से टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, मॉक लगा सकते हो, क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, PYQ देख सकते हो, उससे भी चीज़ें कवर हो जाएगी। बुक आप अरिहंत की, पिनाकल की, कोई भी सोल पेपर जो आपके पास में है वो भी ठीक है, कोई नई बुक लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर नहीं है तो ले सकते हो। यूट्यूब में कौन कौन से टीचर की हेल्प ले सकते हो, दीपक सर जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे उनकी हेल्प ले सकते हो, जो भी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं आई थिंक। उसके अलावा कमल सर जो इवन क्लासेस वाले, उनसे पढ़ सकते हो। अक्षय सर जो कि अपने उत्कर्ष पे पढ़ाते थे, बड़ा बढ़िया तरीका है इनका पढ़ाने का। बाकी विक्रमजीत सर जो अपने रंजन सर की क्लासेस पे पढ़ाते हैं, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इन किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, मतलब जो आपको समझ आ रहा है। यूट्यूब पे टॉपिक वाइज सर्च करो, जैसे आपको वैसे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बेसिक स्टूडेंट की बात करती हूँ जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो स्लोलिज्म सर्च किया, आपके पास बहुत सारे टीचर्स रिकमेंडेशन में आएंगे। भाषा समझना किसकी समझ में आ रही है, तरीका समझना किसका समझ आ रहा है, और उसी को फॉलो करके उसी से आपका अपना जो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लेना। टॉपिक वाइज आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आप मॉक लगा के देखो। मॉक लगाने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे नहीं सेट हो पा रहे हैं, यानी एनालिसिस करो, उसमें अपना वीक पॉइंट फाइंड आउट करो और उसी पे काम करो। तो बेसिकली ये आपका तरीका था कि आपको कैसे क्या अपने चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ्स मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, जीके मैंने आपको बता दिया, और कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको ये सारे अपने टॉपिक कर लेने हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।